In this question, the switch as shown in the figure is a voltage controlled switch. It is designed to close when the potential difference across the capacitor Vc is greater than 2 V naught by 3. तो जब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर वो 2 V naught by 3 से ज़्यादा हो जाता है तो स्विच क्लोज हो जाता है। क्लोज हो जाने का मतलब है कि ये इतना पार्ट शॉर्ट सर्किट हो जाता है एंड ओपन्स व्हेन Vc इज़ लेस देन V naught by 3। और जब इससे पोटेंशियल घट करके V naught by 3 हो जाता है तो वापस से स्विच ओपन हो जाता है और इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। The potential difference across the capacitor is recorded and its variation with time t is found to be as shown the figure। तो इस जो कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस है V naught by 3 से 2 V naught by 3 हो जाता है, फिर घट जाता है, फिर वापस से उतना हो जाता है, फिर घट जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पोटेंशियल जो है कैपेसिटर का चेंज होता जा रहा है टाइम के साथ में। फाइंड द टाइम इंटरवल कैपिटल T बिटवीन द टू सक्सेसिव पीक वैल्यू ऑफ Vc। तो पीक वैल्यू यानी कि दो सक्सेसिव वो टाइम जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 2 V naught by 3 है तो उनके बीच का गैप यहाँ पे क्या होगा, उस गैप को हमें गिवन पैरामीटर्स में यहाँ पे कैलकुलेट करना है इसमें। तो पहले मैं ये वाला टाइम उठा लेता हूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक वोल्टेज ड्रॉप होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये वो टाइम है जब पोटेंशियल अपने पीक पर है, 2 V naught by 3 पर है, और जैसे पोटेंशियल अपने पीक वैल्यू पे यहाँ पे आता है तो यहाँ पे जो स्विच है वो स्विच क्लोज हो जाता है। और स्विच क्लोज हो जाने के बाद में क्या होगा कि ये जो आरसी कॉम्बिनेशन है, इस आरसी कॉम्बिनेशन पे एक तरीके से जीरो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड हो जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ के पोटेंशियल्स इक्वल होंगे क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया है। और पूरा का पूरा जो वी नॉट है पोटेंशियल डिफरेंस वो इसके ऊपर आ जाएगा, जो 2R यहाँ पर रेजिस्टेंस है। इसको आप ऐसे ही फील कर सकते हो कि यहाँ पर अगर जीरो पोटेंशियल है तो यहाँ पे वी नॉट हो जाएगा, यहाँ भी वी नॉट, यहाँ वी नॉट, यहाँ भी वी नॉट, यहाँ भी वी नॉट, और यहाँ पे अगर जीरो, यहाँ जीरो हो जाएगा तो इसके अक्रॉस वी नॉट हो जाएगा। तो वी नॉट पूरा पोटेंशियल डिफरेंस इस पर आ जाएगा। तो कांस्टेंट करंट इसमें फ्लो होने लगेगा जब इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो शॉर्ट सर्किट करने के बाद में ये जो कैपेसिटर है जितना चार्ज इस पर आएगा वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले मैं इस टाइम को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, और इस टाइम को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वेरिएबल t1 से। सपोज ये जो टाइम है दिस टाइम इज डिनोटेड बाई t1। तो एक सिंपल डिस्चार्जिंग सर्किट है ये। अगर मैं इस टाइम को कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो इस टाइम के लिए दिस इज़ अ सिंपल डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट, जिसमें इनिशियली चार्ज यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 2 V naught by 3 तक पहुँच गया है तो जो चार्ज है वो चार्ज यहाँ पर हो जाएगा 2C V naught by 3। तो एक सिंपल डिस्चार्जिंग सर्किट इस तरीके का बन जाएगा यहाँ पर ये R और यहाँ पे C, और प्लस माइनस इनिशियली कितना चार्ज होगा इसके ऊपर, तो इनिशियली चार्ज इज 2C V naught by 3। तो डिस्चार्जिंग की जो इक्वेशन होती है उसको मैं यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ। डिस्चार्जिंग की जो इक्वेशन होती है वो इस फॉर्मेट की होती है, Q इज़ इक्वल टू इनिशियल चार्ज जो भी होता है वो e⁻⁻t अपॉन टाइम कांस्टेंट टाउ। और टाइम कांस्टेंट सर्किट के लिए दिख रहा है साफ साफ कि एक R और एक C है, तो RC हो जाएगा यहाँ पर इसमें। और जो इनिशियल चार्ज है जहाँ से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, आप मान लो कि सपोज ये t इज़ इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे t इज़ इक्वल टू 0 पे जो चार्ज है वो हो जाएगा 2C V naught by 3, जो कि इनिशियल चार्ज होगा इसका e⁻⁻t/RC। और हम वो टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो टाइम इंटरवल कैलकुलेट करना चाहते हैं जिसमें ये जो चार्ज है वो चार्ज कहाँ पर पहुँच जाए। तो ये चार्ज पहुँच जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V naught by 3, तो चार्ज हो जाएगा C V naught by 3। और इस टाइम इंटरवल को मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे t1। तो मैं यहाँ पे इसके लिए t1 पुट कर लेता हूँ। C V naught by 3 एंड C V naught by 3 विल बी कैंसल्ड, और यहाँ पे e⁻⁻t1/RC दिस इज़ इक्वल टू 1/2। दोनों साइड में अगर लॉग ले लिया जाए तो लॉग लेने के बाद में ln लेने के बाद में -t1/RC, और ये ln हाफ हो जाएगा। ln हाफ को लिखा जा सकता है -ln2, और इससे जो t1 की वैल्यू आएगी दिस t1 विल बी RC ln2। अब इसके बाद में सपोज़ ये जो टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल को मैं t2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और t2 कैलकुलेट करना है। और t2 एक तरीके से चार्जिंग टाइप का सर्किट होगा। अब चार्जिंग सर्किट तो है लेकिन स्लाइटली डिफरेंट है। और डिफरेंट किस मायने में है, अगर मान लीजिए इनिशियल चार्ज अगर जीरो होता है, अगर Q इनिशियल जीरो होता है, तो उस केस में जो चार्जिंग इक्वेशन बनती है वो चार्जिंग इक्वेशन ये बनती है। RC सर्किट के लिए चार्जिंग इक्वेशन इज़ Q इज़ इक्वल टू फाइनली कितना चार्ज आने वाला है, तो फाइनली कितना चार्ज आने वाला है दिस इज़ Q फाइनल या Q मैक्स 1 माइनस e⁻⁻t अपॉन टाउ। इस तरीके की चार्जिंग इक्वेशन होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि
अब जब वापस से ये जो कैपेसिटर है अगर ये सर्किट में आएगा, अगर ये कैपेसिटर सर्किट में वापस से आता है, क्योंकि इसको यहाँ से ओपन कर दिया गया तो इसका रोल ख़त्म हो गया यहाँ पर इसमें, तो स्विच का रोल ख़त्म हो गया और उसके बाद ये पूरा एक सर्किट बन गया जो कि एक सोर्स बैटरी के साथ कनेक्टेड हो गया। तो इनिशियली यहाँ पर क्या, यहाँ पर सिचुएशन, इनिशियल सिचुएशन इस ये R और 2R भी अब यहाँ पर सीरीज़ में आ जाएंगे और इसको आप इफेक्टिवली 3R लिख सकते हो। तो इनिशियल, अब के बार यहाँ पे चार्ज जीरो नहीं, इनिशियली चार्ज यहाँ पे कितना है, तो चार्ज कितना होने के बाद में यहाँ पर वापस से चार्जिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, तो C V0/3, तो प्लस माइनस C V0/3 के बराबर चार्ज है यहाँ पर, तो चार्जिंग वापस से स्टार्ट हो जाती है। ये इनिशियल है, इसको मैं t=0 बोल देता हूँ, सपोज t=0। अगर t लिखने में कन्फ्यूजन होता है तो t'=0, ठीक है, जो भी हम लेना चाहें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए कि हम टाइम इंटरवल कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसके बाद में किसी टाइम पे, मैं इन जनरल यहाँ पर एक बार बात कर लेता हूँ, ये 3R हो गया। तो किसी टाइम पर अगर मैं इस पर चार्ज कैलकुलेट करना चाहूँ तो ऑब्वियस है कि केवीएल इक्वेशन लगा करके और इंटीग्रेट करके लाया जा सकता है इसको। तो मैं चार्ज यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ प्लस क्यू माइनस क्यू, किसी भी जनरल टाइम t=t पे मैंने ये चार्ज यहाँ पर इस पर एज्यूम कर लिया। इसको कैलकुलेट करने के लिए इसमें लूप इक्वेशन यूज़ कर लेंगे, केवीएल लूप इक्वेशन। तो लूप इक्वेशन बन जाएगी इसमें V0, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो माइनस q/c, और सपोज़ ये I करंट फ्लो कर रहा है इसमें तो -3IR। I को यहाँ पे लिखा जा सकता है dq/dt, और I को dq/dt लिखने के बाद में इस इन टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे और लिमिट वगैरह यूज़ करेंगे यहाँ पर इसमें। तो dq डिवाइडेड बाय, मैं ज़रा रीअरेंज करके इसको यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, dt डिवाइड बाय 3RC, इस तरीके का आ जाएगा। टाइम आप 0 से t2 बोल सकते हो इसको। और जो चार्ज है वो इनिशियली मान लीजिए कुछ चार्ज थे यहाँ पे, और वो चार्ज यहाँ पे इनिशियली कितना था इसमें C V0/3 के बराबर, उसको मैं Q0 का नाम दे रहा हूँ, और फाइनली यहाँ पे कुछ चार्ज Q के बराबर हो गया। बहुत से लोग जब इसमें वेरिएबल एज्यूम करते हैं तो कुछ ऐसे भी एज्यूम कर लेते हैं कि पहले C V0/3 था, Q चार्ज बैटरी के थ्रू फ्लो होकर के आया और फिर C V0/3 प्लस Q हो गया, माइनस Q हो गया, कुछ ऐसा एज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस तरीके का एजम्पशन थोड़ा इनकन्वीनियंट टाइप का हो जाता है इक्वेशंस लिखने में। तो बेटर है कि हम बस बोल दें कि हाँ इतना चार्ज है, अब उसमें बस ये चार्ज हो गया है Q, और उसके टर्म्स में इक्वेशन लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद में फाइनली जो Q है वो तो कितना हो जाना चाहिए, 2C V0/3 हो जाना चाहिए चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 2V0/3 होगा। लेकिन मैं एक जनरल फॉर्मेट में यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने के बाद में जो यहाँ पर आंसर बनेगा इसका वो कुछ इस तरीके का बनेगा। मैं इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ तब जाके ऐसा आंसर दिख रहा है, e⁻t/τ, टाउ यहाँ पे 3RC हो जाएगा। तो उसको बार बार नहीं लिख रहा हूँ, टाउ इस टाइम कॉन्स्टेंट इस 3RC, और उसके बाद में एक यहाँ पर आएगा CV0 1 - e⁻t/τ। तो जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट को आप यहाँ पर दो इक्वेशंस के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हो। ये इक्वेशन जो है वो डिसचार्जिंग की इक्वेशन है, दिस इज़ द डिसचार्जिंग इक्वेशन, और ये जो इक्वेशन है वो एक तरीके से चार्जिंग वाली इक्वेशन है, जिसमें फाइनली जो चार्ज है वो CV के बराबर हो गया, C V0 के बराबर हो गया यहाँ पर इसमें। तो एक इक्वेशन यहाँ पर दिख रही है डिसचार्जिंग इक्वेशन, और एक इक्वेशन दिख रही है यहाँ पर चार्जिंग इक्वेशन। तो बिना इंटीग्रेट किए अगर हम इसको याद रख लें कि कुछ इस तरीके का रिजल्ट आता है, तो इसको याद रखने का तरीका क्या होगा, अगर पहले से कोई चार्ज नहीं है तो ऑब्वियस है कि फिर तो यही आ जाएगा जो नॉर्मली आता है अनचार्ज कैपेसिटर की चार्जिंग के लिए। लेकिन अगर पहले से कुछ चार्ज Q0 है इनिशियली, तो अल्टीमेटली तो आपको पता है कि अगर आपने बैटरी कनेक्ट कर दी है तो अगर आप इसको स्टेडी स्टेट तक ले जाओ तो स्टेडी स्टेट तक जो चार्ज यहाँ पर आएगा इसमें, वो चार्ज कितना आ जाएगा, C/V के बराबर आ जाएगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली इसके ऊपर आएगा तो C/V कर लें तो वो आ जाएगा। अभी भी अगर आप इस इक्वेशन के अंदर t इन्फिनिटी पुट करो तो e⁻∞ ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और चार्ज का आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, CV0। तो इसको आप ऐसे समझो कि Q0 जो था वो डिस्चार्ज हो गया, वो चला गया, और उसकी जगह पे चार्जिंग कितने चार्ज से हो गई, CV0, तो CV0 से चार्जिंग हो गई इसकी। तो Q0 डिस्चार्ज होकर चला गया, CV0 से चार्जिंग हो गई इसकी। तो ऐसा लग रहा है कि डिस्चार्जिंग की इक्वेशन प्लस चार्जिंग की इक्वेशन का समेशन आ रहा है यहाँ पर ये। तो कभी भी अगर पहले से कोई चार्ज कैपेसिटर है उसको अगर बैटरी से कनेक्ट किया जाए तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा, अगर हम इक्वेशंस को यहाँ पर इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करके लिखें। तो ये समझने के हिसाब से हो गया। बाकी तो हमें इसमें चार्ज की वैल्यू रख करके वो टाइम निकाल लेना है। वो टाइम हमारे लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2, टाइम इंटरवल इस T2। इनिशियल टाइम को अगर हम जीरो बोल रहे हैं
तो जो भी आंसर यहाँ से आ रहा है वो डायरेक्टली इस T2 टाइम इंटरवल का आंसर आ रहा है। तो Q की जो वैल्यू है ये चार्जिंग के बाद में 2 CV0/3 हो जानी चाहिए। Q0 की वैल्यू हमारे पास में है इनिशियली CV0/3 e⁻−T2/3 RC यहाँ पर है ये। इस तरीके से CV0 1 - e⁻T2/3 RC। तो सिंपल सी इक्वेशन है, इसको अगर थोड़ा फर्दर सॉल्व करें तो फर्दर सॉल्व करने के बाद में यहाँ पर ये ऐसा बन जाएगा e⁻T/3 RC दिस इज इक्वल टू हाफ, और यहाँ से ये जो T2 की वैल्यू है वो T2 की वैल्यू आ जाएगी 3 RC/ln2। तो दिस विल बी 3 RC/ln2। तो T1 की वैल्यू हमारे पास में आई थी RC/ln2 और T2 की वैल्यू हमारे पास में आ रही है 3 RC/ln2। दोनों को ऐड करके आप T निकाल सकते हो, तो T का आंसर हो जाएगा 4 RC/ln2 के इक्वल। तो ये आंसर हुआ इसके टाइम पीरियड का।